गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान चैप्टर 5वां पदार्थों का पृथक्करण, इसका आधा भाग अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आगे का भाग देखेंगे। क्रियाकलाप 5, तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए, यानी कि गंदला हुआ पानी लीजिए। यदि यह न मिल सके तो 1 गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला लें और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षणों में लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई? आप क्या करो, 1 गिलास पानी ले लो, उसमें कुछ मिट्टी मिलाकर उसको हिला के छोड़ दो। तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जो मिट्टी थी मिलाई थी आपने, वो क्या हो गई थी, नीचे तली में बैठ गई। ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? तो आप जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए और इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में निकाल लीजिए। तो आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल या भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय की छन्नी से यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल का निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं और कपड़े के टुकड़े में बुने हुए धागों के बीच छोटे छोटे छिद्र जहाँ रंध्र होते हैं, कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। कि या तो आप गिलास ले लो, उसमें मिट्टी मिला के हिला के और कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। छोड़ने के बाद ऊपर का पानी आप आराम से दूसरे गिलास में निकाल लोगे, देखोगे कि वो पानी काफ़ी हद तक साफ़ है। या फिर आप उसको कपड़े की सहायता से छान लो। इसे क्या कहते हैं? निस्यंदक कहते हैं। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्थर एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्थर में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं कि रेत के कण उसमें से नहीं जा सकते। फिल्टर पत्थर का उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्थर को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दीजिए और इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्थर के ऊपर छोड़ देते हैं। मिश्रण के जो ठोस कण हैं वो इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते और फिल्टर पत्थर पर ही रह जाते हैं, जिससे वो पानी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। साधारणतः फलों व सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों या ठोस कणों को पृथक किया जाता है। साधारण फलों और सब्जियों के रसों को अपने पीने से पहले क्या करते हैं, उनके बीजों को अलग करते हैं। और निस्यंदक विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें क्या करते हैं, नींबू का रस मिलाते हैं और इस पनीर के ठोस कणों द्रव का मिश्रण होता है। तो पनीर को किसी छन्नी या कपड़े की सहायता से ही उसका जो द्रव मिश्रण है उसको बाहर निकालते हैं और ठोस वाले मिश्रण को प्राप्त करते हैं। इसके बाद है वाष्पन। इसके लिए आपको क्रियाकलाप दे रखा है। क्रियाकलाप 6, एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए और क्या करिए, अच्छी तरह हिलाइए। अब देखो कि जल के रंग में कोई परिवर्तन होता है। नमक डालकर आप देख सकते हो कि परिवर्तन होता है या नहीं। और हिलाने के बाद आप बीकर में कोई नमक देखते हो, नमक क्या होगा, पानी के अंदर घुल जाएगा, तो आपको कोई भी नमक नहीं दिखाई देगा। नमक के जल से भरे बीकर को क्या करो, गर्म करो और जल को उबलने के लिए छोड़ दो। तो बीकर में क्या बचता है? इस क्रियाकलाप से हम मिश्रण से जल व नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल या नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। जल को इसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहते हैं। यहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल के अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं और इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारणतः क्या है, नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से वो जल गर्म होकर वाष्प के रूप में क्या हो जाता है, उठ जाता है और उसके तत्पश्चात ठोस जो लवण है वो क्या हो जाते हैं, नीचे गड्ढों में बच जाते हैं और इन लवणों को मिश्रण को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है।
पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। ये तो सारी विधियाँ अलग अलग बताई गई थी कि किन्हीं दो चीज़ों में से एक को अलग करना है तो एक ही विधि द्वारा करना, लेकिन जब दो या दो से अधिक चीज़ें मिक्स हो तो उनको अलग करने के लिए एक से अधिक विधियों का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्रियाकलाप है 7 कि रेत और नमक का मिश्रण लीजिए और इसे पृथक करेंगे। पहले भी देखा होगा हास्यन विधि व्यवहारिक पृथक्करण व्यवहारिक नहीं होगी। तो इस मिश्रण को क्या लीजिए बीकर में रखिए तथा उसमें कुछ जल मिलाते हैं। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। आप क्या देखते हैं कि रेत है वो तली में बैठ रहा है, तो इसे निस्तारण कहते हैं। निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या होगा, आप क्या सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था। अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। 3 चीज़ें मिक्स है, रेत, नमक और पानी, तो तीनों को अलग अलग कर रहे हो आप। पहले तो उसको वैसे ही गिलास को छोड़ दोगे तो रेत कहाँ हो जाएगी, तली में नीचे बैठ जाएगी। तली में नीचे बैठने के बाद आप पानी को अलग कर लोगे, रेत अलग रह जाएगी। लेकिन रेत अब पानी और नमक दोनों मिक्स हैं, तो उनको अलग करने के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करोगे, वाष्पन, जो अभी अपने किए पीछे वाष्पन विधि का प्रयोग। इस विधि के द्वारा आप रेत व नमक पानी व नमक को अलग कर सकते हैं। तो एक से अधिक विधियों का प्रयोग एक ही जगह हो गया। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट की केतली की डोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए। आप क्या देखते हैं कि केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई तो प्लेट के संपर्क में आती है, तो जो भाप है उसमें फिर वो संघनित होकर द्रव क्या हो जाता है, जल बन जाता है। प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर जल नीचे गिरने लगता है और जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प उसकी द्रव अवस्था परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या आपने जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूटता है। इस प्रकार हम मिश्रण में नमक, रेत, जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक अलग कर सकते हैं। इसके बाद क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा में घोल सकते हैं। तो इसमें देखो क्रियाकलाप 8 है कि इस कार्य के लिए आप एक बीकर या गिलास 1 चम्मच नमक जल की आवश्यकता होगी। तो आधा जो बीकर है वो क्या हो, जल से भरिए और 1 चम्मच नमक डालकर इसे हिलाती रहिए जब तक ये घुल ना जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और फिर हिलाइए। ऐसा आप करते रहें। तो कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या पाते हैं कि जो नमक है वो घुलना बंद हो जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। एक निश्चित मात्रा तक ही नमक है वो जल में घुल सकता है। तो अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ एक संकेत यह है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ। तो अधिक मात्रा में नमक मिलाने की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया गया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए जो आवश्यक मात्रा से अधिक हो गई थी, तो अविलय जो नमक है वो रेत के साथ मिला रह गया और पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। में एक निश्चित मात्रा तक ही अपने उसको घोल सकते हैं। किसी भी चीज़ की एक निश्चित मात्रा होती है, उससे अधिक मात्रा में नहीं घोल सकते। फिर वो क्या होता है, उसकी तली में बैठना शुरू हो जाता है। तो इस विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं कि जितनी मात्रा तक वो घुल सकता था वो उसमें घुल गया। इसी तरह क्रियाकलाप 9 व क्रियाकलाप 10 है। एक सारणी दे रखी है पदार्थ और जल में घुलने वाले पदार्थों की मात्रा की। नमक को आप घोल के देखोगे कितने चम्मच घुलता है, यदि 5, 6 फिर उतना लिखोगे। इसी तरह चीनी को, इस क्रियाकलाप को चीनी पर भी दर्शाएंगे। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की और इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है। हमने ये भी देखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है और यदि विलयन में द्रव न घोले तो फिर वो कौन सा विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। आपका चैप्टर पूरा हुआ।
धन्यवाद।